S5 या S6 में गया और कहा, एक आदमी जो बैठे थे ऊपर अपने बर्थ के ऊपर, कहा तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने पूछा कि पुलिस वाला है, नाम पूछ रहा होगा, भाई क्या है, कोई होगा। उन्होंने कहा सैफुल्ला, और इसने फौरन गोली मारी। इसने फौरन गोली मारी सुनते ही। और इसने जो कहा है कि ये सारे, यानी जो मतलब है कि ये सारे जो मुसलमान है पाकिस्तान से चल रहे हैं, हमारा मीडिया इसको दिखा रहा है और हमारे मीडियाओं ने इसको सच जाना है। और अगर तुमने भारत में रहना है तो तुमने वोट देना होगा मोदी जी को और योगी जी को और उसके बाद ठाकरे को। तब गुड़गांव अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहां सेक्टर 56 के अंदर, सेक्टर को जानने की मैं गलती कर सकता हूं, सेक्टर 56 के अंदर एक जामा मस्जिद है। एक जामा मस्जिद के अंदर पुलिस कह रही है कि 70 से 80 और वो 100 लोग भी हो सकते हैं। वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग थे। रात को 12:30 बजे उन्होंने हमला बोला। 12:30 बजे हमला बोलकर वहां पर उन्होंने एक वहां के जो नायब इमाम थे, यानी जो नमाज को लीड करते हैं, इमाम मोहम्मद साद, 26 साल के, उनकी हत्या की। उनके साथ जो एक थे उनके हेल्पर, यानी मस्जिद के अंदर शायद सफाई करने वाले या कोई होंगे, उनको बहुत मारा, वो भी मरने के करीब हैं। ये जो यात्रा है वो हिंदू इलाकों में नहीं निकाली जा रही है, ये गुड़गांव के सिविल लाइन में नहीं निकाली जा रही है, DLF 1 DLF 2 जहां करोड़पति हिंदू रहते हैं वहां नहीं निकाली जा रही है, ये रिवाड़ी के अंदर नहीं निकाली जा रही है, ये पानीपत जहां से वो लड़का आया वहां नहीं निकाली जा रही। ये कहां निकाली जा रही है? ये जहां मुसलमान रहते हैं वहां निकाली जा रही है। भाई कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मुसलमान निकाली, और पुलिस ने परमिशन दे दी है कि इस देश में RSS के रहते हुए और उसके संगठन BJP, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, इन सब के रहते हुए किसी विदेशी दुश्मन की जरूरत नहीं है इस देश को खत्म करने के लिए। इस देश को खत्म करने के लिए RSS के जो ये लफंगे और ये गुंडों से भरे हुए जो संगठन हैं, जिनको इंसानियत के नाम पर उनको कुछ नहीं आता, वो ही इस काम को कर देंगे। नूह पर किसकी नजर? मणिपुर से मेवात तक आखिर ये क्या हो रहा है? उस हिंसा की लपट गुड़गांव तक पहुंच चुकी। आज बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और नूह पर तल्ख टिप्पणी की है भाजपा सरकार के ऊपर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं। उनकी पैनी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर रही। आखिर क्या हुआ है नूह में और कैसे दंगा भड़का है, ये समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतनलाल। काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है और आप बिजी रहे, मैं भी भागदौड़ में रहा, लेकिन लगातार फोन आते रहते हैं, क्या हुआ, आप अम्बेडकर नामे पर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अपने दोस्त लोग जो है बहुजन भूलते नहीं है, जो गैर बहुजन है जो उसको देखते हैं वो भी नहीं भूलते हैं। आपने नूह पर किसकी नजर लगी है, ये इसके दोनों मतलब हो सकते हैं, यानी एक विपदा आई हुई है और दूसरा ये है कि किन के फोकस में है हमारा जो इलाका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और सिर्फ याद करा रहा हूँ अपने सुनने वालों को कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस देश में RSS के रहते हुए और उसके संगठन BJP, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, इन सब के रहते हुए किसी विदेशी दुश्मन की जरूरत नहीं है इस देश को खत्म करने के लिए। इस देश को खत्म करने के लिए RSS के जो ये लफंगे और ये गुंडों से भरे हुए जो संगठन हैं, जिनको इंसानियत के नाम पर उनको कुछ नहीं आता, वो ही इस काम को कर देंगे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जरा सा, ये मेवात के इलाके में हो रहा है। मेवात के कुछ तारीखी सच्चाइयां आपको बताना चाहता हूँ, ऐतिहासिक सच्चाइयां बताना चाहता हूँ डॉक्टर रतनलाल। और ये इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ बैठे हुए एक इतिहास के महान हमारे शोधकर्ता। मेवात क्या है उसको ये RSS के लफंगे, गुंडे, हत्यारे समझ लें।
मेवाती एक मेवाती था जो राणा सांगा जी का चीफ मिनिस्टर था, उनका नाम था हसन मेवाती। राणा सांगा किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू हिंदुस्तान की, आरएसएस के हिसाब से और हिंदुत्ववादियों के हिसाब से हिंदू भारत की, हिंदू हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ जी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुगल दौर में आएंगे, मुगल दौर से पहले जो गुलाम राज है ये सब है, इन लोगों ने जो भी दिल्ली में जो राज करता था उसका इतना नाक में दम किया हुआ था कि इनको क्रिमिनल घोषित किया गया था। एक जमाने में बताया गया था कि ये जहां मेवाती मिले उसको कत्ल कर दो, जहां मिले उसको मार दो। और मेवातियों को एक बहुत बदनाम करने का एक बहुत आसान तरीका था कि मेवाती है तो फिर इसकी कोई सफाई नहीं सुननी है। और मुगल राज में ये रहा। और अंग्रेजी राज के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज के अंदर मेवाती जो इनकलाबी थे, जो अलग अलग इनकलाबी सेनाओं में थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के उसमें थे, जो मेहराब खान जो कोटा के इनकलाबी जिन्होंने वहां के महाराव के खिलाफ जो अंग्रेजों का दलदल था उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसमें बड़ी सेना थी मेवातियों की। राव तुलाराम जी की सेना में मेवाती थे, बहुत बड़ी तादाद में मेवाती थे। इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, दी हैं, वो ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, इंसान विरोधी आरएसएस के लोग कैसे जान सकते हैं? लेकिन मेवातियों पर हमें फख्र है, मुझे फख्र है, इस देश के लोगों को फख्र होना चाहिए। हसन मेवाती कौन थे? हसन मेवाती कोई मुगलों के सिपह सालार नहीं थे, कोई जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उनके किसी का सिपह सालार नहीं थे, वो राणा सांगा के सिपह, सबसे बड़े सिपह सालार, उनके मेन सिपह सालार। फिर उसके बाद जो भी मुसलमान नाम के राजाओं का राज रहा, ये मुसलमान थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले और उनके नाको चनो चबा कर रखा। और आपको ये बात बताना चाहता हूं, और बहुत मुझे रोना आया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, और बहुत पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं, एक्टिविस्ट हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद गुड़गांव आकर बसने का तय किया। गुड़गांव आकर बसने का क्यों तय किया था उन्होंने? क्योंकि उनके रिसर्च के हिसाब से 1857 के जो सबसे ज्यादा शहीद हैं, अगर किसी एक इलाके में, किसी एक क्षेत्र के अंदर, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1857 के सबसे ज्यादा शहीद हैं तो वो मेवात के अंदर है, वो गुड़गांव जिले के अंदर है, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन जिस तरह का माहौल हो रहा है, और उसमें आप क्योंकि उनका नाम मुसलमान है, अगर आप उनको और तलाशी लेंगे, जामा तलाशी लेंगे तो पता लग जाएगा मुसलमान है। ये गुड़गांव जो है और मेवात जो है, आज मुसलमानों के लिए अंग्रेजी में एक टर्म होता है आउट ऑफ बाउंड, क्या वहां जा नहीं सकते, ये उनके लिए हो गया है, ये बिल्कुल। और ये जो आरएसएस के जो ये टीमें हैं, ये जो कर रही है, ये कोई चीनी बॉर्डर पर उनके साथ लड़ने नहीं गई है, उनकी हत्याएं नहीं, उनको कर रहे हैं, उन पर हमले नहीं कर रहे हैं, वहां पर ये यात्राएं नहीं चला रहे हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर पर जाकर, जहां पाकिस्तान से जो रोज हमारे वो जहाज आ रहे हैं, वो जिससे हथियार और चरस लेकर, उनसे लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जरा उसकी कुछ इतिहास, उसकी कुछ सच्चाइयां मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने एक यात्रा निकाली जो कहते हैं कि 4 साल से निकाली जाती है। ये यात्रा है ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा जी। अच्छा, इस जलाभिषेक यात्रा में ये कहा जा रहा है कि 4 साल से निकलती है, लेकिन इस यात्रा के बारे में बहुत एक दिमाग हमारा साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सारे हरियाणा से दिल्ली तक से बीएचपी और बजरंग दल के लोग बुलाए गए, और हम जानते हैं कि एक लड़का इसमें बजरंग दल का, जिसका नाम शायद अभिषेक है, वो भी मारे गए हैं इसके अंदर। तो ये जो यात्रा है वो हिंदू इलाकों में नहीं निकाली जा रही है, ये गुड़गांव के सिविल लाइन में नहीं निकाली जा रही है, DLF 1 DLF 2 जहां करोड़पति हिंदू रहते हैं वहां नहीं निकाली जा रही है, ये रिवाड़ी के अंदर नहीं निकाली जा रही है, ये पानीपत जहां से वो लड़का आया वहां नहीं निकाली जा रही। ये कहां निकाली जा रही है? ये जहां मुसलमान रहते हैं वहां निकाली जा रही है। भाई कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुसलमान निकाली, और पुलिस ने परमिशन दे दी है और सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद हैं। लेकिन क्या पुलिस इस बात के बाद भी इजाजत देगी कि उसमें एक बहुत बड़ा गुंडा, जिस पर पता नहीं कितने केस हैं, उसका नाम लेकर मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता हूं, जिसने 2 दोस्तों को जो अपनी
एक दोस्त अपने दोस्त के साथ जो अपनी बेटी का रिश्ता करने अलवर जा रहा था, उनके पास ना कोई गाय थी, ना भैंस थी, ना दूध था, एक सिगरेट का डिब्बा उनके पास जरूर था, उनको सरकारी गाड़ी के अंदर जलाकर मारा था। उसने ये कहा मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जीजा आ रहे हैं, यानी सीधा था कि मुसलमान लड़कियों के लिए कि हम जीजा हैं तुम मुसलमानों के, और हम वहां पर तुम्हारे लिए आ रहे हैं। कौन इसको बर्दाश्त करेगा? और ये किसने परमिशन दी है? इस सबके बावजूद, इस सबके बावजूद परमिशन दी है खट्टर और जो विज साहब हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खट्टर और विज जो हैं, ये सीधा बजरंग दल से ही चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर बने हैं। ये आरएसएस से आते हैं, और आरएसएस का मतलब है बजरंग दल, आरएसएस का मतलब है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का मतलब है बीजेपी। कौन कौन से दरवाजे के अंदर से निकल सकता है क्या करते हुए, आपको उसमें कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, एक सीन ये है कि वहां आपने इस तरह के माहौल पैदा किया कि मुसलमान जो बलवाई थे, मुसलमान जो दंगाई थे, उनको भी पूरा खेल खेलने का मौका मिला। और शायद आप वो चाहते थे, आप ये चाहते थे कि इस देश के अंदर जो है, जब सारी दुनिया के अंदर गरीबी भुखमरी हो रही है, हमारे देश में गरीबी भुखमरी हो रही है, नौकरियां जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, तो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों में गिराई युद्ध हो, इस देश में महंगाई से लड़ाई ना हो, इस देश में बेरोजगारी से लड़ाई ना हो, इस देश में अच्छे अस्पताल बने उसके लिए लड़ाई ना हो, एजुकेशन संस्थाएं खुली उसके लिए लड़ाई ना हो, लेकिन यहाँ गिराई युद्ध हो हिंदू और मुसलमान में, सबसे बड़ी कम्युनिटी और सबसे बड़ी माइनॉरिटी के बीच में हो। लेकिन आप देखिए ये हो रहा है, लेकिन उसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर, जो मेवात में नहीं है, हालांकि पहले गुड़गांव में मेवात होता था, गुड़गांव अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहां सेक्टर 56 के अंदर, सेक्टर को जानने की मैं गलती कर सकता हूं, सेक्टर 56 के अंदर एक जामा मस्जिद है। एक जामा मस्जिद के अंदर पुलिस कह रही है कि 70 से 80 और वो 100 लोग भी हो सकते हैं। वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग थे। रात को 12:30 बजे उन्होंने हमला बोला, 12:30 बजे हमला बोलकर वहां पर उन्होंने एक वहां के जो नायब इमाम थे, यानी जो नमाज को लीड करते हैं, इमाम मोहम्मद साद, 26 साल के, उनकी हत्या की। उनके साथ जो एक थे उनके हेल्पर, यानी मस्जिद के अंदर शायद सफाई करने वाले या कोई होंगे, उनको बहुत मारा, वो भी मरने के करीब हैं। सुधर जाए तो बहुत बहुत अच्छा है। और ये कौन आदमी था जरा सा बताया था। उसके बाद ये पुलिस जो अपनी नालायकी और मतलब मुंह दिखाने लायक उनका चेहरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बके जा रहे हैं। ये जो लोग नमाज में बच्चे आते थे, पढ़ने आते थे, बड़े, जब भी मौका मिलता था, जो इनको नज़म सुनाते थे, उसकी 4 लाइनें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। डॉक्टर रतन लाल जी, जालिम को इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरी दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुसलमान बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना देना अल्लाह। इसको मारा इन्होंने, इसको भारत के संविधान की हत्या की, भारत के प्रजातंत्र की हत्या की। और पुलिस का शर्मनाक रवैया देखिए। पुलिस कह रही है हम तो वहां पर मौजूद थे, हमारी 2 गाड़ियां थी, लेकिन ये पता नहीं कहां से घुस गए। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप पुलिस हो और आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से नहीं जुड़े हुए, तो एक बात बताओ भाई, आरएसएस का ये कोई गुप्त आयोजन होता, गुप्त कोई कॉन्स्पिरेसी होती, किसी आदमी को घुसवा के उन्होंने हत्या करा दी, समझ में आता है? आप खुद कह रहे हो 80 से 90 आदमी थे, एक आदमी को आप नहीं पकड़ पाए, उनमें से एक आदमी को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। आपके पास कोई वीडियो नहीं था, आपके पास कोई कैमरा नहीं था। जो लोग ये आए रात को और आप कह रहे हैं कि 1 घंटे तक वहां ये सब करते रहे, उसके ऊपर बाकायदा वो दीवारें फांद कर पहुंचे। इसका मतलब है कि वहां पर जो ये गुंडे आए थे, उनके साथ और आपके बीच में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ आपने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। इसका मतलब है दूसरा अंतर नहीं था। आप वहां एक चूहे के बच्चे को नहीं पकड़ पाए कातिलों में से, आग लगाने वालों में से। और ये कोई बयाबान के अंदर ही, कोई चांद के ऊपर मस्जिद नहीं थी। इसका मतलब है आपकी नालायकी से मेवात के अंदर कत्ल हुए, मेवात के अंदर सैकड़ों गाड़ियां फूकी, काम धंधे बंद हुए। एक बेचारा दुकानदार
एक बेचारा दुकानदार, शायद उसका नाम शिव है या सॉरी मैं नाम बताऊंगा आपको, वो मारा गया, वो दुकानदार मारा गया। उसका क्या कसूर था उसमें? वो तो बेचारा शायद दुकान खोले हुए था जी। तो अच्छा, अब जरा सा छोड़िए, हमारी बात छोड़िए, हम बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोगों की बात आपको बताते हैं। ये एक मंत्री है केंद्र के अंदर, और जो राव तुलाराम जी को कहते हैं कि उनके परिवार से भी उनका संबंध है। उनका नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत जी ने ये सवाल उठाया, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मोदी सरकार के अंदर। उनका ये कहना है कि उनके पास ये बल्लम, तलवारें और लाठी कैसे आई। भाई लाठी तो सीधा साफ है कि आरएसएस की शाखा से आई है ना, बात समझ आती। ये तलवारें कैसे आई? और ये हजारों लोग, वो कह रहे हैं कि 8 से 10 हजार लोग थे। 8 से 10 हजार के पास, मान लो 50 आदमी के पास भी तलवार थी, मान लो 100 आदमी के पास भी तलवार थी, आपने उनको रोका? आपने वहां कर्फ्यू और दफा 144 लगा के कहा कि जस्ट डिस्पर्स? आपने नहीं किया। आप चाहते थे कि ये झगड़ा हो, आप चाहते थे कि ये सिविल वार हो। और उसके बाद हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा है कि ये जो यात्रा को चलाने वालों ने बहुत गड़बड़ की है। नहीं तो सारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हरियाणा की जो आरएसएस है उसको गिरफ्तार करिए। ये गुंडों के गिरोह जो चला रहे हैं उनको आप गिरफ्तार करिए, उनको बुलाइए, उनको रिमांड पर लीजिए। और क्या ये डॉक्टर रतनलाल, क्या ये सिर्फ हरियाणा में हो रहा है? क्या मेवात में हो रहा है? क्या हुआ है ट्रेन के अंदर, जयपुर से, बंबई से जो जयपुर आ रही थी, क्या हुआ है? एक अफसर है, पुलिस का अफसर चेतन सिंह, और वो जरूर आरएसएस में रहा है, वो जरूर वो वर्दी में है, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का आदमी है, क्योंकि उसका भाषण सुनिए। वो सब लोग जानते हैं कि उसने 4 लोगों की हत्या की। टीकाराम मीना जी 57 साल के, असगर अब्बास अली 48 साल के, अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला 64 साल के, सैयद सैफुल्लाह 43 साल के। क्या होता है? ये ड्यूटी पर है, ये ड्यूटी पर है। और इसको, ये शायद मेरा अनुमान है, हालांकि पुलिस सच्चाई को कभी नहीं आने देगी, और इसने अपना वीडियो बनवाया, जो वीडियो में जो कहा है वो मैं अभी पढ़कर सुना था। इसने एक वहां मौजूद आदमी को, पैसेंजर को मजबूर किया कि इसका वीडियो बनाओ, मैं जो कुछ कह रहा हूं। लेकिन मैं अगर जरा सा भी कॉमन सेंस है हमको, तो हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते क्या हुआ होगा कि ये मुसलमानों को परेशान कर रहा होगा, मुसलमान पैसेंजर्स को। टीकाराम मीना जी ने, एक ट्राइबल है, एक ईमानदार आदमी है, एक बहुजन है, एक दलित है, उन्होंने मना किया होगा। इसने पहले उनको मारा, मेरा ये पूरा अनुमान है, इसके अलावा कोई दूसरी वजह हो नहीं सकती टीकाराम जी को मारने की। उसके बाद इसने जिनको मुसलमान देखा, जिनको दाढ़ियां देखी, उनको मारा। आखिर में जिसको मारा है, ये बोगी S5 या S6 में गया और कहा, एक आदमी जो बैठे थे ऊपर अपने बर्थ के ऊपर, कहा तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने पूछा कि पुलिस वाला है, नाम पूछ रहा होगा, भाई क्या है, कोई होगा। उन्होंने कहा सैफुल्लाह, और इसने फौरन गोली मारी। इसने फौरन गोली मारी सुनते ही। और इसने जो कहा है कि ये सारे, यानी जो मतलब है कि ये सारे जो मुसलमान है पाकिस्तान से चल रहे हैं, हमारा मीडिया इसको दिखा रहा है, और हमारे मीडियाओं ने इसको सच जाना है। और अगर तुमने भारत में रहना है तो तुमने वोट देना होगा मोदी जी को और योगी जी को, और उसके बाद ठाकरे को। वहां तो मेवाती नहीं थे, वहां तो किसी मुसलमानों ने आपको नहीं रोका। इसका मतलब है आरएसएस ने जो जहर फैला दिया है, और जो अनुराग जो मशहूर फिल्मकार हैं, और रवीश, क्या नाम बताइए जरा, अनुराग जो मशहूर फिल्मकार हैं, कश्यप, अनुराग कश्यप, और वह अपना रवीश कुमार के, मोदी साहब ने और अमित शाह ने और आरएसएस ने मिलकर जो जहर फैला दिया है, वो जहर पता नहीं कितने शिव चाहिए होंगे, पता नहीं उसको कितने शिव, और इस देश का कितना नुकसान होगा उन जहरों को पीने के लिए। और ये बिल्कुल एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे। ये चप्पे चप्पे पर कराएंगे, और सिर्फ ये इसलिए कराएंगे,
छोटे से अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कि मणिपुर हट जाए। आप जानते हैं, खबर आ रही है 2 दिन से 11 लाख औरतें गायब हुई हैं पिछले 4 या 5 साल के अंदर, सरकारी आंकड़ा है। पुलिस एनकाउंटर्स में गुजरात नंबर 1 है, रेप और बलात्कार के अंदर गुजरात नंबर 1 है, जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं। और यूपी उस तरह के उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 20 करोड़ रुपए लोगों को मारना कोई ये आलू गोभी की सब्जी बनाने की तरह नहीं होगा। ये बहुत टाइम लगेगा, बहुत जाने जाएंगी। और ये नूह का मामला आपको बताता है कि मरने वाले भी जिन पर आप हमला बोलेंगे वो भी कोई अपना सर आपके सामने नहीं कर देंगे। बदकिस्मती ये होगी कि उनका क्योंकि विश्वास सत्ता पर नहीं है, सत्ता जो है वो वर्दी के अंदर बजरंग दली और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई है, तो वो उसका सहारा लेते, वो नहीं लेकर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं उनको गलत रास्ते पर जाने के लिए, आप मजदूर कर रहे हैं। जी मोनू मनेसर जी, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब वो गायब जी और वो वीडियो बनाता है और पुलिस पकड़ नहीं पाती है। जी। इंटेलिजेंस का फेलियर है। तमाम बहन जी ने भी आज बहुत सारे आरोप लगाए हैं। ये कौन पुलिस बहन जी? प्रशासन, कौन बहन जी? मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। चलिए तो अच्छा। हाँ, तो ये क्या समझा जाए कि पुलिस को कुछ पता ही नहीं, मणिपुर में कुछ मोनू पता नहीं लगा। मानेसर खुलेआम गुड़गांव के अंदर मीटिंग्स कर रहा है, मुसलमानों को बाहर करो, मुसलमानों से खाली कराओ, खुलेआम करता है, खुलेआम करता है। और ये कहां पनाह लेता है? मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर के घर ही पनाह लेता होगा, क्योंकि वही सबसे सेफ जगह है। भाई बाकी तो पुलिस वाले खोल लेंगे ना। और ईमानदार पुलिस वाले के साथ ये क्या कर रहे हैं? एक बरेली का मुझे लग रहा है बहुजन एसपी ही है, चौधरी, क्या नाम है उनका पहला भाई साहब? शायद मैंने पढ़ा था अभी। हाँ जी। ठीक है। वो क्या किया कि इसी तरह की यात्रा निकाल रहे थे ये लफंगे, और उन्होंने कहा जो रूट तय हुआ था उस रूट से बाहर मुसलमान इलाका जहां मस्जिद तक घुसने लगा, उसने लाठी चार्ज करवाया, उनको सस्पेंड किया। वो अभी तक 30 बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, और उनके बारे में जो मैंने जानकारी ली है दोस्तों से, कि जो पहली पोस्टिंग पर पहुंचे थे डॉक्टर रतनलाल, बहुत इस देश में अगर रीढ़ की हड्डी वाले कोई भारत के संविधान में विश्वास करने वाले अफसर है तो उनको जानना चाहिए। वो एक पीछे अपना पिट्ठू बैग लेकर पहुंचे थे और एसएसपी के दफ्तर में पहुंच गए, और जो वहां मोहर्रिर था यानी जो क्लर्क था उससे कहा मेरा सिम दे दीजिए एसपी वाला। तो उसने कहा आप पागल हो गए हैं क्या भैया, तू पागल हो गया, तेरे को कैसे दे दूं? बोले नहीं, मैं एसपी के पद पर ज्वाइन करने आया। ऐसा बंदा, ऐसा सादी। अगर कोई इस तरह का बंदा होता जो आरएसएस महासभा से जुड़ा, तो पहले 15 तो गाड़ियां भिजवाते थे अपने दलालों की कि एसपी साहब आ रहे हैं, बैंड बाजा लग जाता, वहां रेड कारपेट भी जाता। लेकिन ये चौधरी जो थे, ये चौधरी ने कहा कि मैं सेवक हूं। तो मोनो मनेसर असल में आप ये समझ, मोनो मनेसर या विज, मोनो मनेसर या खट्टर, मोनो मनेसर या अमित शाह, मोनो मनेसर की कोई अंतर नहीं है। आज जो है उसका स्टेटमेंट आया है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब मुझे बदनाम किया जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो उन बच्चियों की है जिनको गुरमीत सिंह ने रेप किया था। गुरमीत सिंह की थोड़ी जिम्मेदारी है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को हिंदू लड़कियों को रेप करके जो गुरमीत सिंह हत्यारा बलात्कारी, जिसने एक जर्नलिस्ट को भी जो हमारे दोस्त थे उनकी हत्या की, उसके लिए कोई यात्रा नहीं है उनके कैटलॉग के अंदर। आरएसएस की शाखा में उन्होंने वो सब नहीं जाना। करेंगे ब्रज अभिषेक यात्रा, अरे ब्रज अभिषेक यात्रा करो ना कनॉट प्लेस के अंदर जाकर, दिल्ली में वसंत विहार के अंदर करो ना, मॉडल टाउन के अंदर करो ना, अशोक विहार के अंदर करो ना, 8-10 घंटे करो ना, सड़क बंद कराओ ना। तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम पाकिस्तानी दलाल हो, तुम चीन के दलाल हो। सर
वो जिस दिन नूह में जो घटना घटी, परसों की बात है, जी तो उसमें बहुत सारे पत्थर रखे गए होंगे, बहुत सारा हथियार, डंडा, जो कुछ भी दिख रहा है जिस तरह का वीडियो। जी जी। तो पुलिस और प्रशासन को पता ही नहीं लगा कि यहाँ क्या पकड़ा है। ना वो तो भाई साहब मंत्री के मंत्रिमंडल का दफ्तर कह रहा है कि उनके पास तलवार कहां से आई थी, लाठी कहां से आई थी, और वो जिक्र नहीं कर रहे हैं बंदूकों का, इनके पास बंदूकें भी थी। नाअहली, सबसे पहले तो डॉक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डिसमिस करना चाहिए सबसे। नंबर 2, जो इस इलाके के एसपी वगैरह हैं उनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। ये हत्याएं, ये दो पुलिस वालों की हत्याएं, उसमें से डॉक्टर रतनलाल जो हिंदू पुलिस वाला है उसकी बीवी मुसलमान है, अकीला बीवी है उनकी मुसलमान, 2 बच्चियां हैं खूबसूरत। क्या करने जा चलिए रहे हैं सर, तुम? शुक्रिया। और ये अभी चुनाव है, 3-4 स्टेट में चुनाव है, और अब तो सरहद पे तनाव देखने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास तनाव है क्या, पता करो, चुनाव है क्या। राज्य जो है बढ़ गया है। और भाई साहब असल में ये क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, हमको जानना चाहिए ना क्यों हो रहा है। ये मोदी मंत्रिमंडल के अंदर पद मांग रहे हैं, मोनू मानेसर पद मांग रहा है। ये जो चेतन सिंह है ना, ये हमारे देश का होम मिनिस्टर बनने वाला है। अमित शाह की कुर्सी डगमगा रही है। ठीक। ये पद मांग रहे हैं तो मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर। अब सरहद पर जाने की जरूरत। ये एप्लीकेशंस हैं यूपी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये एप्लीकेशंस हैं मेंबर पार्लियामेंट के टिकट के लिए। और सच्ची बात यह है, इंद्रजीत जी का टिकट कटेगा, लेकिन बोला है बंदा, शायद उसने अपनी राव तुलाराम जी के साथ जो विरासत है उसको थोड़ा सा उसका मान रखा है। बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब थे, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया। जी।